नमस्कार एंड वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम्स की क्लास है। इससे पहले जो क्लास हुई थी पोलिनोमियल वगैरह की थी, केवीएस के लिए कुछ करवाया गया था। बाकी उनकी क्लास भी कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन ये जो है ये अलग से क्लास है। इसमें हम लोग एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, इनमें भी जो नंबर सिस्टम आता है वो सारा यहाँ पे कवर करवा देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, अच्छा इसकी जो क्लास है वो 20-22 क्लास होने वाली है। उसमें देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे तो। और जो क्वेश्चंस होंगे इसमें जो करवाए जाएंगे आपको वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लगभग ज़्यादातर तो एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से थ्योरी पढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद जो और एसएससी के टीचर्स हैं और मैं जो हूँ, उनमें बेसिकली डिफरेंस ये मिलने वाला है कि मेरी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन जब समझने में इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, बट समझ जाओगे। मतलब ऐसा है क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी स्कूल वगैरह में पढ़ाने लग गया हूँ, इस वजह से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। उस हिसाब से मेरे को यूज करनी पड़ी, बट फिर भी ट्राई करूँगा मोल्ड करने की अगर हो सके तो। ठीक है, समझाऊंगा अच्छी तरीके से, पूरे तरीके से कि क्या चीज़ किस तरीके से। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम्स की। देखो नंबर सिस्टम्स में हम लोग प्राइमरली शुरुआत तो उसी से करेंगे, अपने चार्ट से, कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, तो उनका जो बेसिक नॉलेज है वो दे दे। तो जो नंबर सिस्टम्स हैं उनमें जो सारे नंबर्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह एसएससी में जनरली नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ना याद करना चाहो मत याद करना। ठीक है, बट फिर भी मेरी ड्यूटी है बताने की, तो मैं बता देता हूँ। अगर आ जाए कभी फिर क्या करोगे। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे नंबर्स जो हैं इस ब्रह्मांड के उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और उनका जो फॉर्मेट है वो होता है ए प्लस आयोटा बी टाइप के। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखे। ठीक है, अच्छा फिर थोड़ा सा और एग्जांपल दूं तो इनको मैं लिख सकता हूँ जैसे 3 + 4 आयोटा। अच्छा, ये आयोटा क्या बोला है अब यहाँ पे, आयोटा की वैल्यू √-1 के बाद। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो 4 है इसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। बेसिकली आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, और आयोटा के अलावा जो जो नंबर है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है, रखो तो, और ज़्यादा याद नहीं रखना। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से? एक भाग है रियल नंबर्स, या दूसरा भाग है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? देखो रियल नंबर्स पे हम लोग फिलहाल जो भी काम करते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो भी काम है वो सब रियल नंबर्स में। तो उसके बाद बात करें इमेजनरी नंबर्स की, तो इमेजनरी नंबर क्या हो गया फिर? अगर सारे ही नंबर रियल हैं तो फिर इमेजनरी क्या बचे? देखो, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर माइनस वाली संख्या इमेजनरी नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा। ठीक है, मतलब इमेजनरी नंबर जो है ना उनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में मिले। इतना याद रख। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास -4 मिलेगा, करके देख लो चाहे से। इसका स्क्वायर करोगे तो 2, दिस एम्प्लॉइज बाई 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दिस एम्प्लॉइज बाई 2 इन √-, इसका होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × -1 बराबर -। ठीक है, ये तो इमेजनरी नंबर्स की कहानी होगी। अच्छा अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगर तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे कि याद नहीं होता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इमेजनरी नंबर चॉइस है, याद करना चाहो ठीक है, डिफिकल्ट लगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन, अगर बन जाए किसी एग्जाम में तो कह नहीं सकता। मेरी ड्यूटी है बताने की, इस वजह से मैं बता। ठीक है, अब चल लेते हैं अपने पास जो बाकी और नंबर है, जो रियल नंबर है। अब इनको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं दो तरीके से इनको डिवाइड कर सकता हूँ। पहला जो डिवाइडेशन है इसका मतलब, इनमें एक तो मेरे पास रेशनल नंबर होंगे, और दूसरे जो नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर। अच्छा देख लेते हैं अब रेशनल नंबर क्या होते हैं। शायद से पता होगा आप लोगों को कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्मेट में लिखे जाएं और q की वैल्यू 0 ना हो, और p और q दोनों जो है
वो इंटीजर हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब अभी नीचे पता चल जाएगा जब लिखवाएंगे डेफिनेशन इंटीजर वगैरह की तब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इरेशनल नंबर, वो कौन से बच गए फिर? जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल बच गए, मतलब इसको सेटिस्फाई ना करे। अच्छा, अब इसका तो मैं एग्जांपल दूं तो जैसे 1, 2, -5/2, -3/2, ठीक है, इस तरीके। इसका एग्जांपल दूं तो √2, √3, 3 की पावर 1/3, ठीक है। तो थोड़ा सा और अगर मैं समझाना चाहूँ इसमें आप लोगों को रेशनल और इरेशनल में, जैसे काउंटर क्वेश्चन करूँ मैं एक दो आप लोगों से यहाँ पे, आप लोगों को बताना है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर है √4, इसको मैं रेशनल नंबर बोलूँगा या इरेशनल नंबर बोलूँ? देखो, √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के बराबर, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1 के बराबर। दैट मीन्स ये जो नंबर है मेरे पास √4, इसको मैं p/q के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और ये जो q है यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ये p/q फॉर्मेट हो गया, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और जो अपने पास 2 है ये भी इंटीजर है, और एक जो है ये भी इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से ये जो √4 है ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं इसकी बात करूं कि मैंने इसको इरेशनल क्यों बोला, देखो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p/q के फॉर्मेट में, तो ये भी लिखा गया, लो p/q का फॉर्मेट हो, q की वैल्यू जीरो भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो p है ना, ये p अपने पास इंटीजर नहीं है, इस वजह से इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ बेसिक नॉलेज आ जाए तो काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। देखो, इरेशनल नंबर में तो कोई कैटेगराइजेशन है नहीं। अब आगे, फिर आगे अगर मैं रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने जाऊं तो रेशनल नंबर्स को मैं कई तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, और मेरे पास हर डिवाइडेशन एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब अलग अलग जगह पे वो जो डिवाइडेशन है वो यूज किया जाता है। देख लेते हैं पहले। जो रेशनल नंबर्स है, अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स को जेड से लिख। अच्छा, इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब जैसे मैं लिखूं -2, -3, 1, 2, इस तरीके के नंबर, ठीक है। इधर माइनस में भी पूरे पूर्णांक है, और इधर प्लस में भी पूरे पूर्णांक, तो ये इनको इंटीजर बोलते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मेट लिखना चाहो, +-2, +-3, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट डिवाइडेशन अगर मैं लूँ तो मैं ले सकता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं लास्ट तक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर लूँ नेचुरल नंबर्स के बाद तो मैं लिख सकता हूँ फिर होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, यानी कि होल नंबर्स, होल नंबर मतलब पूर्णांक, सॉरी, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है, और जो ये है इंटीजर्स, इसका मतलब पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, होल नंबर्स जो है यानी कि पूर्ण संख्याएं जो है उनको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, और जो नेचुरल नंबर है इनको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं और डिवाइडेशन करूं तो मैं बता सकता हूं कि मेरे पास ओड नंबर्स, ओड नंबर क्या होंगे भाई? ओड नंबर देखूं तो जिनमें 2 का भाग ना जाए, ओड नंबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट, ठीक है। फिर आएंगे मेरे पास इवन नंबर। इवन नंबर क्या होंगे भाई? जिनमें 2 का भाग चला जाए, जीरो भी कंसिडर कर लेते हैं, कई उत्तर जीरो कंसिडर नहीं करते हैं, कई बार वो डिपेंड करता है, उसने नेचुरल नंबर बोला है यानी कि इवन नेचुरल नंबर, तब तो जीरो आएगा नहीं। और अगर उसने बोला है कि अपने पास इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर या इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब मेरे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि डिपेंड करता है वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है, जीरो यूज उस हिसाब से होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इवन के बाद। बस, मोस्टली कैटेगराइजेशन यही था, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई कैटेगराइजेशन और नहीं है। एक दो टर्म्स अब और यूज होती हैं वो और यूज कर लेते हैं। एक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब होता है, क्या बोलते हैं कंपोजिट को? भाज्य संख्या है,
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसका मतलब देखो, जैसे मेरे पास 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, उनको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो कितने हो गए भाई? एक तो मेरे पास 2 हो गया, ठीक है, मतलब 2 को मैं सिंगल कंसिडर करूँ तो एक तो मेरे पास 2 हो गया। एक जो अपने पास इसका फैक्टर है वो 8 हो गया, मतलब फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिसका 8 में भाग चला जाए पूरा पूरा, वो होता है फैक्टर। ठीक है, तो 8 में एक तो 8 का भाग जा रहा है, एक 2 का भाग जा रहा है और एक 1 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 हो गए। एक तो 2, एक 1 और एक 8। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये कैसा नंबर है? भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से अगर मैं 10 को देखूँ तो 10 में एक 2 का भाग जाता है, एक 5 का भाग जाता है, एक मेरे पास 10 का भाग जाता है, एक 1 का भाग जाता है, मतलब इसके टोटल 4 फैक्टर हो गए। 4 फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये भी अपने पास भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 12 को चेक कर सकते हो, 2 कब चला जाएगा, 3 कब चला जाएगा, 6 कब चला जाएगा, 12 कब चला जाएगा और 1 कब चला जाएगा। ये टोटल फैक्टर हो गए इसके, दो से ज़्यादा फैक्टर, इसलिए ये भी अपने पास भाज्य संख्या होगी। अच्छा, अब बात करें अभाज्य संख्या की या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे 2, 5, 7, 11। ठीक है। अच्छा, अब देखो, 2 में अगर मैं भाग दूं तो केवल 2 का और 1 का ही जाएगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है 2 का। तो इसको डिवाइड करें, इसका मतलब 2 जो है वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। इसी तरीके से अगर मैं 5 को चेक करूं तो 5 में 5 का और 1 का भाग जाएगा, इसका मतलब 5 भी कैसा है? अभाज्य, मतलब दो ही फैक्टर है इसके। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 7 को चेक करूं तो 7 में दो ही नंबर्स का भाग जा रहा है, एक तो 1 है और एक 7 है, इसका मतलब 7 जो है ये भी अभाज्य संख्या होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और को प्राइम नंबर्स पे, कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर और देख लेते हैं। देखो, को प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं है नंबर्स का, ये कंपैरिजन है नंबर्स का। मतलब जब भी को प्राइम नंबर्स की बात करूंगा तो मेरे पास मिनिमम दो नंबर होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 7 की, 9 की। ठीक है, 7 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं 7 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 और 7 आता है, और इसके फैक्टर्स की बात करूं तो 9 और 1 और 3 आता है। अब ये मत बोल देना कि एक इनका कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस वजह से इन नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 12 है, 5 है। ठीक है, जैसे 12 है और 7 है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 20 है और 20 के अलावा मैं बात करूँ 11 की, तो 20 और 11 ये दोनों भी अपने पास कैसे हो गए? को प्राइम। ढेरों नंबर है जो आपस में को प्राइम हो सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनमें एक के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन ना हो उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे काम की डेफिनेशन है ये याद रखनी है, आगे काम आएगी नंबर सिस्टम में। जब यूलर नंबर वगैरह फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तो उस टाइम आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना इसको कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा, अब आगे चल लेते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से नंबर्स के बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई है लगभग। अच्छा, अब एक थोड़ी सी डिफिकल्टी, हाँ, जब पढ़ा रहे हैं तो सारा ही पढ़ाएं फिर, है ना। अच्छा, एक कई बार प्रॉब्लम आती है, देखो हम लोग जनरली सुनते हैं कि उसके यूट्यूब पे इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो फॉलोवर्स को अगर लाख 10 लाख कन्वर्ट करूं अपने यहाँ के इंडियन सिस्टम में, तो हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख किसके बराबर होता है? मतलब कन्वर्जन है अब। ठीक है, मिलियंस का लाखों, हजारों या करोड़ों में। ठीक है, देखो, अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए 1 के, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है 1,000। ठीक है। अच्छा, मतलब 1 के का मतलब हो गया 1,000 इंडियन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को कहीं पे लिखा मिल जाए 1 M, तो 1 M का मतलब हो गया तुम्हारे पास 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा मिल जाए 1 B,
के का ये 1000 से रिलेटेड है, ये मिलियन से रिलेटेड है और ये बिलियन से रिलेटेड है। ठीक है, 1 बिलियन की बात करूं तो मेरे पास 10 की पावर 9 इंडियन सिस्टम। अच्छा, 10 की पावर 9 का मतलब 100 करोड़। ठीक है, और उसके बाद बात करूं मैं मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, लास्ट ट्रिलियन बचता है। 1 ट्रिलियन में अपने पास 10 की पावर 12 मतलब 1 लाख करोड़। ठीक है, अच्छा अब इसे कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग। जैसे एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ मैं। तो कई बार तुमने देखा होगा भाई, किसी चैनल के सब्सक्राइबर हैं जैसे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर, कन्वर्ट करो इस लाख में। 2.5 मिलियन, तो मिलियन की जगह पे सीधा 10 लाख से गुणा कर दो, मतलब 2.5 गुना और मिलियन को हटाया और 10 लाख चेप दिया। 10 लाख मतलब 10 की पावर 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं वैसे बताऊं तो कितना आ जाएगा, ये 25 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे तुमने देखा होगा 100 के, 100 के का मतलब कितना हो गया, 100,000, मतलब 100 और उसके बाद 3 जीरो और लाख हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो और भी। अच्छा अब रोमन न्यूमरल्स और देख ली, कई बार कई एग्जाम्स में ऐसा आ जाता है, देख लेते हैं रोमन न्यूमरल्स। देखो रोमन न्यूमरल्स का मतलब वो जो काउंटिंग पढ़ी है तुम लोगों ने, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, एट के बाद में चलो 8 लिख दिया, 8 के बाद में 9 और 9 के बाद 10, इस तरीके। ठीक है, अच्छा 10 तक तो आप लोगों को ये याद रखनी है। उसके बाद जो अपने पास 50 है ना, 50 को एल से लिखते हैं। ठीक है, ये तो एक को लिख दिया, ये दो को लिख दिया, ये तीन को लिख दिया, ये चार, ये पाँच को ऐसे लिखते हैं, छः को ऐसे लिखते हैं, सात को ऐसे लिखते हैं। सात के बाद में ये आठ है, यहाँ पे एक डंडी और आएगी। ठीक है, आठ के बाद में ये 9 है और 9 के बाद ये 10 है। अच्छा 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से और 500 को 100 को सी से, बस इतना ही याद रख लो। हजार जो याद मत रखो, इतना ही आता है वैसे तो जनरली, और पूछेगा देख लेंगे। ठीक है, इतना याद रख लो, इतना याद रख लो कि वही काफ़ी है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अच्छा अब याद क्या रखना है, देखो एक से लेके 39 तक, एक से लेके 39 तक अगर मेरे पास नंबर्स लिखने हो रोमन नंबर में, कोई भी नंबर बोलूँ, जैसे मेरे को लिखना है 25, तो 25 को मैं देखो काटूंगा कैसे, मतलब सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़े इस तरीके से मैं तोड़ूंगा। सबसे बड़ा नंबर है रोमन में 10, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 10 तक सबसे बड़ा नंबर 10 ही है। ठीक है, मतलब 25 को अगर मैं लिखूँ 25 को, तो मेरे को 10 इन्वोल्व करना पड़ेगा, 10, 10 और 10, 10 मतलब ये तो 20 हो गया, 5 बच गया, 5 को और लिखना है, 5 को ऐसे लिख, 5 हो, ये 25 लिखा गया। जैसे मैं बात करूँ, मेरे को लिखना है कोई भी नंबर, जैसे मैं लिखूँ 19 लिखना है। ठीक है, तो 19 को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा काटेंगे, सबसे बड़ा 10 होता है इसमें, तो 10 को लिख लिया। ठीक है, 9 बच गया, 9 को लिखने के लिए हम लोग इस तरीके। ठीक है, मतलब 39 तक तो तुम लोगों को यही यूज करना है। 39 के बाद अगर मैं 40 की बात करूँ, तो 40 को लिखेंगे फिर एक्सेल से। 40 को किससे लिखेंगे, एक्सेल से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 41 की बात करूँ तो एक्सेल 1 या आई जो भी मान सकते हैं। 42 की बात करूँ तो एक्सेल सेकेंड, इस तरीके। ठीक है, अच्छा अब देखो, यानी कि अपने पास 40 को तो एक्सेल से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 40 से लेके 89 तक बोला है मैंने, कि 40 से लेके 89 तक तो चलो, चलो पहले एक बार 50 तक लिखवा देते हैं। ठीक है, 50 तक थोड़ी दिक्कत आएगी नहीं तो।
40 को तो एक्सेल से लिखेंगे, 41 को एक्सेल 1 से, और इसी तरह से अगर मैं 43 की बात करूं तो 43 को मैं लिखूंगा एक्सेल 3 से, ठीक है। 44 फिर एक्सेल 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं 50 को, तो 50 को मैं लिखूंगा एल से, ठीक है। 50 किससे लिखेंगे, एल से। और 89 तक तो आप लोगों को इसी पैटर्न में लिखना है। अच्छा, 51 को फिर 51 को लिखेंगे एल आई से, ठीक है। 52 को लिखेंगे हम लोग एल सेकेंड। मतलब अब आप लोगों को एल यूज करना है 89 तक। 89 तक आप लोगों को क्या यूज करना है, एल यूज करना है। जैसे मैं लिखूँ 75, तो 75 के लिए मेरे को पहले 50 लिखना पड़ेगा। 50 को मैं एल से लिखूंगा, उसके बाद मेरे पास 25 बच गया। 25 को फिर मैं लिखूंगा एक्स, एक्स 50, 20 70, 70 और 5 75, 5 बच गया तो इसको 20 एल एक्स एक्स वी, ठीक है। ये अपने पास 75 हो गया। उसके अलावा अगर मेरे को लिखना है, चलो मान लो 88 को लिखना है, 88 को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 50 को लिखूंगा। 50 को लिखा तो मेरे पास एल, 50 को लिखने के बाद यहाँ पर 38 बच गया। अब 38 को लिखना है तो मेरे पास 30 लिखना पड़ेगा, एक्स एक्स एक्स, और ये फिर 8 बच गया। 8 को मैं लिखूंगा इस तरीके, ठीक है। चलो, ये हो गया, यहाँ तक था। बाकी फिर देख लेंगे और क्या बच गया। मेरे हिसाब से और तो कंप्लीट है इसमें। बाकी अब, हाँ, एक बार प्राइम नंबर्स को और देख लेते हैं। प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी मैं यहीं पे करवा देता हूँ। प्राइम नंबर्स वाले को देखो, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर लिखवाए थे, तो मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यानी कि इस 10-10 के स्लॉट में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी संख्या लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, याद रखना है 44, फिर इसका हाफ 22, फिर 32, फिर इसका उल्टा 23, फिर 20, ठीक है। मतलब 1 से 10 तक इतने प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 तक इतने, और 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100। समझ गए, ये सारे प्राइम नंबर है। ये पैटर्न होता है, मतलब सारे प्राइम नंबर्स का मतलब इतनी संख्या होती है प्राइम नंबर्स की। ये पैटर्न आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं 1 से 10 तक के प्राइम नंबर्स की, तो मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, भाई दो भी प्राइम है, ठीक है। एक जो है वो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। उसके बाद बात करूँ 3 की प्राइम है, 5, 7, ये तो 10 तक हो गए। अब बात करूँ 10 से 20 तक कितने, 10 से 20 तक चार बताएं, एक तो 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19। अब बात करो 21 से अपने पास 30 तक, तो 21 से 30 तक एक तो 23 है, दो होने चाहिए यहाँ पे, देख लो थर्ड नंबर पे। एक तो 23 हो गया, एक 29। इसी तरीके से आप लोग आगे लिख सकते हो, आगे तक। और जो भी इस टाइप के इस पे क्वेश्चन बने वो सोल्व कर सकते हो। ये याद रखना है बेसिकली आपको, कितने होंगे कितने नहीं होंगे। टाइम बचाएगा आपका, वैसे निकाल तो वहाँ भी सकते हो काउंटिंग लिख के, लेकिन पूरा खेल टाइम का होता है। टाइम बचाना है तो याद भी रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब चल लेते हैं आगे हम लोग। आगे देखो, पेज चेंज कर लेते हैं। पेज जो है वो पूरा भर गया है। पेज पेज ऐड कर लेता हूँ। पेज ऐड करने के कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर अगर चेंज नहीं करूँगा तो वीडियो शार्प नहीं आती, इस वजह से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट चेंज, ठीक, कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक भी डाल लेते हैं। टॉपिक भी अपना नया ही शुरू होगा। टॉपिक अगर मैं देखूं तो अब आपका टॉपिक चल रहा है सही मायने में। टॉपिक वैसे तो पहले से ही चल गए, लेकिन
अब जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर जो है वो किस तरीके से बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर्स बनाने का मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, मतलब हम लोगों को नेचुरल नंबर्स बनाने एक तरीके। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है मतलब एक से लेके और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पूछे तो वो बनाना है हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं, चलो। देखो मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। अगर मैं लिखूं नंबर बनाने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी नेचुरल नंबर बनेगा वो इन 9 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा एक तरीके से, मतलब ये आगे पीछे करके लिखी हुई होंगी, उनसे कोई ना कोई नंबर बन जाएगा। अब जो भी मैं बोलूँगा उससे क्वेश्चन बनेगा तो वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन मान लो उठ जाए कि भाई मेरे को 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उस टाइम आप लोगों को याद रखना है ये जो 10 डिजिट है इनमें सबसे बड़ी जो डिजिट है वो कौन सी, उसको 5 टाइम रिपीट कर दो तो आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास सबसे बड़ी डिजिट जो है वो 9 है, तो इसको मैं 5 टाइम रिपीट कर देता हूँ तो मेरे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बोले कि भाई 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो तो भी मैं लिख सकता हूँ, जो 9 है उसको मैं 10 बार लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल दे कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे छोटा नंबर 3 बार रिपीट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 0, अगर मैंने उसको 3 बार रिपीट कर दिया तो 0 0 मतलब 0 ही बन गया, और ये 1 डिजिट का नंबर है, और वैसे तो नंबर भी नहीं बना नेचुरल नंबर्स में तो इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको परफेक्ट मतलब नंबर बनाने के लिए मैं एक लिखूंगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 1 लिखूंगा, उसके बाद जो अपने पास सबसे छोटी डिजिट है या सबसे छोटा जो अंक है उसको इसके आगे लिख दो, इसके पीछे नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर ये एक ही बन जाएगा और एक ही डिजिट का नंबर रहेगा और वो 3 डिजिट का नहीं बनेगा, जो कंडीशंस उसने बोली वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोले कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो तो एक लिखना है, फिर 4 0 को रिपीट कर देना। इसी तरीके से अगर आप लोगों को बोले कि 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो तो एक, बाकी 9 0, ठीक है। 3 3 6 1 7 8, इस तरीके से। अच्छा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा वो क्या कर सकता है, देखो इनमें आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे, ये जो नंबर बन रहे हैं सबसे छोटे और सबसे बड़े, इनमें एक चीज़ है कि इसमें डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही है, यहाँ पे जो 9 है उसको रिपीट किया गया है, और इधर जो मैंने लिखा है उसमें 0 को रिपीट किया गया है, इसी तरह से इसमें 0 को रिपीट किया है और इसमें मैंने 0 को रिपीट किया है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बना सकता है वो एक टाइप से और बना सकता है, कैसे बना सकता है, वो ये बोलेगा कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो और जिसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति है वो नहीं हो, मतलब जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो, तब आप लोगों को 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे रखोगे, मतलब लेफ्ट साइड रखोगे, उसके बाद इससे छोटा, उसके बाद इससे छोटा, उसके बाद इससे छोटा, और उसके बाद, अच्छा देखो कितने डिजिट्स होगी, 5 डिजिट, बस ये नंबर फॉर्म हो गया जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, और ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, तब जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है क्या, कि भाई 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर लिखो, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, वो भी लिख देंगे हम लोग। 4 अंकों का लिखना है, सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास लेफ्ट मोस्ट प्लेस है इस पे मैं कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, 0 तो रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर 0 रखूंगा तो फिर 3 डिजिट का बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या रखूंगा, उसके बाद फिर छोटा नंबर रखूंगा 0, उसके बाद क्या रखूंगा 2, और उसके बाद क्या रखूंगा 3, तो ये 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर बन गया जिसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति है वो नहीं हुई। आप लोग चेक करके देख सकते हो, इससे कोई भी छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता,
जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो हुई। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं ऐसे। अगर मैं बोलूँ 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर लिखो जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना, उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 1 रखा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, कॉमा काट देना, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ये 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, मतलब अंक जो है वो रिपीट नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर और लिखवाऊँ मैं आपसे, तो बोल दे भाई 4 अंकों का तो लिख लिया हमने, 5 का भी लिख लिया, चलो 6 अंकों का लिखो सबसे छोटा नंबर जिसमें अंकों की जो पुनरावृत्ति वो नहीं हुई। सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है। अच्छा, अब अब आगे, हम्म, चलो और आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने लिखवा दिए इसमें, तो थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं। देखो, मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मैं मान लूँ 23। तो 23 को, तो ये तो सबको पता होगा कि भाई ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इसी को यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस भी बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। जो हिंदी में समझना चाहे वो इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। ठीक है, इससे पीछे कोई और होता तो सैकड़ा का, फिर हजार का, ठीक है, और फिर 10,000 का, इसी तरीके से चलता रहता। अच्छा, अब जैसे मैंने 23 का एग्जाम्पल लिया है, तो 23 को जो लिखने का तरीका है, 23 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये जो अपने पास वंस प्लेस का डिजिट है इसको 1 से गुणा करूँ, ठीक है, प्लस लगाऊँ, और ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है इसको 10 से गुणा, तो आप लोग पाओगे इसकी वैल्यू भी 23 के बराबर। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन में इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको करवा रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं 503 को लिखूं, तो 503 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 गुणा 1, 0 गुणा 10, दोनों के बीच प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन, और 5 गुणा 100, ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब 500 प्लस 0 और +3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं और 4 डिजिट का लिखूं तो उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाए XYZ A, मैं इसको लिख सकता हूँ A×1, ठीक है, प्लस 10 गुणा Z, ठीक है, प्लस 100 गुणा Y, ठीक है, प्लस 1000 गुणा X, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आए। क्यों करवा रहे हैं ऐसा, देखो जब हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल बताएंगे ना, उस टाइम आप लोगों को ये फॉर्मेट काम में आएगा, तो इसको याद रखना है। डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अच्छा, डिविजिबिलिटी के रूल वैसे मैं रटवा भी सकता हूँ, लेकिन रूल ज़्यादा हो जाएंगे तो रटवाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको समझा ही दिया जाए कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो, अब अगर मैं बोलूँ, हाँ ये लिख लिया हमने, ठीक है, इसी पैटर्न पे अगर मैं लिखना चाहूँ किसी भी नंबर को तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें मैं ले लेता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो हिंदी में इनका नाम नहीं पता है मेरे को। एक का तो शायद से प्लेस, इसको तो स्थानिक मान बोलते हैं, और इसको दैसिक मान बोलते हैं शायद से। ठीक है, आप बाकी कंफर्म कर लेना अपना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। देखो, मैं किसी नंबर के रेस्पेक्ट में बताता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे यहाँ पे क्या, 511, ठीक है। अब मैं बोलूँ इस नंबर में 1 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू का मतलब जैसा दिख रहा है वैसा बताना है। ठीक है, तो 1 जो है वो 1 दिख रहा है, तो 1 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी, 1। फेस का मतलब होता है जैसा दिख रहा है वैसा बोल दो, कुछ अपनी तरफ से लगा के नहीं बोलना है।
उसके बाद इस 1 की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो भी 1 होगी। इस 5 की अगर फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो भी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, मतलब जैसा दिखा वैसा बोल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मेरे पास 10 डिजिट है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 डिजिट्स की अगर मैं फेस वैल्यू देखूं तो वो सेम है, उन डिजिट्स के बराबर है, ठीक है। अब अच्छा मैं बात करता हूँ प्लेस वैल्यू की। अच्छा, प्लेस वैल्यू जो है वो नंबर के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 511 का। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस 1 की, तो इस 1 की अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूं तो वो तो मेरे पास 1 है, ठीक है। अच्छा, इस 1 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो वो मेरे पास 10 है, ठीक है। अच्छा, इस 5 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो वो मेरे पास 500 है। मतलब वो जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू को जिस प्लेस पे है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके फिर बताना है। जैसे ये अपने पास वंस प्लेस पे है या इकाई का अंक है, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करके बताना है। ये दहाई का अंक है तो इसको 10 से, और ये सैकड़ा का अंक है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके फिर बताना है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है इसमें, जो जीरो नंबर है ना, जीरो जीरो डिजिट, जीरो की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है, वो चाहे किसी भी प्लेस पे हो चाहे किसी भी फेस पे हो, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बाद। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी कल देख लेंगे अब टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है इनके एग्जाम्पल हो गए। धीरे 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 टॉपिक्स का जो लेवल है, यानी कि जो अपने पास डिफिकल्टी लेवल है थ्योरी का, वो बढ़ाते जाएंगे। पूरी थ्योरी करवाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, आपने कहीं से नहीं पढ़ी होगी, इतनी गारंटी मैं कर। ठीक है भाई, देखो वीडियो को और एंजॉय करो।